था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य वो संज्ञा या सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताई गई है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताई जाती उसे हम विशेष्य नहीं कहेंगे, विशेष्य वही कहलाएगा जिसकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, इसी क्रम में हमने विशेषण को 3 भागों में बांटा था, 3 तरह से हमने उसका वर्गीकरण किया, स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और तुलना के आधार पर। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े, और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है 4 प्रकार का। ठीक है, 4 कौन कौन सा हमने इसमें देखा था, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तुलना के आधार पर विशेषण 3 भेद होते हैं, अभी हमने तुलना वाला पढ़ा नहीं है, तो अभी हम पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया था। संख्यावाचक विशेषण में हमने इसे 2 भागों में बांटा था, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद निश्चित संख्यावाचक को हमने 5 प्रकार से बांटा था, 5 भागों में, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणनावाचक को 2 भागों में बांटा, पूर्णांक और अपूर्णांक। और इसमें यहाँ पे हमको पता है कि पूर्णांक मतलब उसको हम गणनावाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, और पूर्णांक गणनावाचक के नाम से भी जानेंगे, और पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण के नाम से भी जानेंगे, तीनों नाम हो जाते हैं उसके। ठीक है, अपूर्णांक इससे बिल्कुल अलग हो जाता है। अपूर्णांक के अंदर हमारी संख्यावाचक विशेषण वो होता है जिस विशेषण को अगर हम संख्यात्मक रूप से लिखने लगे तो उसमें दशमलव आएगा। ये मैंने बता दी थी ट्रिक आपको, जैसे हम 1.5, पौन, चौथाई, 3.5, ढाई इस तरह से लिखते हैं, अगर हम इसे संख्या के रूप में लिखने लगे तो हमें इसमें दशमलव देना पड़ेगा, या 1 बटा देना, जो हम बटा लिखते हैं वो देना होगा, तो वो हम समझ जाएंगे कि संख्यावाचक में वो अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है हमारा। ये हमने पढ़ लिया था। क्रमवाचक जो हमारे क्रम को बताता है वो क्या कहलाएगा, क्रमवाचक कहलाएगा। आवृत्तिवाचक जो अपने विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताएगा, आवृत्तिवाचक जिसमें हमने देखा था गुणा अगर शब्द में लगा है तो हम उसे पहचान लेंगे। समुदायवाचक में हमें पता चला था कि जो समूह की कुल संख्या को बताएगा, तो उसमें हमने ट्रिक भी जान ली थी कि जो गणनावाचक का उदाहरण होता है उसका बहुवचन, जैसे मान लो हमने कहा कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या है, गणनावाचक है, और अगर हम इसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों कहते हैं तो वो समुदायवाचक में आ जाता है। प्रत्येकवाचक में हमने जाना था जो इकाई का प्रत्येक एक समूह को, यानी अगर उसमें 2 है तो उसे भी एक इकाई मान लेता है, 3 है तो उसे भी एक इकाई मान लेता है। तो इसमें हमने ट्रिक देखी थी कि किसी भी संख्या से पहले हर लगा होगा, कि हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा, इस तरह से। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब इसके बाद हमें आगे करना है निश्चयवाचक, जो हमारा संख्यावाचक है उसका अनिश्चयवाचक। ठीक है, प्रत्येकवाचक के बाद हमें इसे करना है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि जो विशेषण से, जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है, मतलब हम कहेंगे निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता, या कहेंगे अनिश्चित ज्ञान होता है, हमें थोड़ा ज्ञान होता है, पूरी तरह से हमें उसका ज्ञान नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें उदाहरण में लिखिए जैसे करके, जैसे कुछ, कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, आदि। कुछ, कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, आदि। ठीक है, इस तरह से वाक्य प्रयोग करो। इसमें लिखो, इस कक्षा में अधिक छात्र हैं, इस कक्षा में अधिक छात्र हैं। दूसरा वाक्य लिखो, सड़क के किनारे कुछ गायें खड़ी हैं। लिखिए, देखो अब इसमें समझो, हमने यहाँ पे बात किया है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कह रहा है कि जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या के बारे में हमें नहीं पता चलता उसे हम किसमें रखते हैं, अनिश्चित संख्या में रखते हैं। अब जैसे उदाहरण दिया हमने, कुछ, कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, थोड़ा, आदि आदि, तो ये जो शब्द है ये हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हमें जानकारी तो है लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी है। जैसे हमने कहा इस कक्षा में अधिक छात्र हैं, तो इसमें जो ये अधिक है, ये अधिक हमारा क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, सड़क के किनारे कुछ गाय खड़ी हैं, यहाँ पे जो ये कुछ है ये हमारा क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अब ये देखिए, अगर हम इन शब्दों को देखें तो आपको ये पता चलता है कि हमें जानकारी भी है और पूरी तरह से जानकारी नहीं है। इस कक्षा में कितने छात्र हैं अगर ये पूछा जाए तो हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि अधिक छात्र हैं। अधिक में कितने अधिक है इसके बारे में ठीक से ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है, अनिश्चित है, यानी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। सड़क के किनारे कुछ गाय खड़ी हैं, हमें इतना पता है एक नहीं है, एक से ज्यादा है, लेकिन वो एक से ज्यादा में कितनी है उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हमें क्या है, अनिश्चित ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हमारा क्या कहता है उसे समझिए। परिमाणवाचक विशेषण कहता है जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है। अब यहाँ पे जो फोकस करने वाली चीज है वो क्या है, मात्रा। अभी तो हम क्या कर रहे थे, संख्या का बोध कर रहे थे, अब क्या है, अब है मात्रा। मात्रा मतलब जिसे हम मापते तोलते हैं। ठीक है, तो यह 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में लिखिए परिभाषा, लिखिए इसमें, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराता है, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपका इसमें स्थान कम है, थोड़ा लिखना है, इसमें वाक्य प्रयोग भी करना है। उदाहरण में लिखिए, जैसे
जैसे 2 लीटर 50 ग्राम, जैसे 100 मीटर, जैसे 10 किलो आदि। वाक्य प्रयोग करो। पिताजी बाजार से 4 किलो आम लाए हैं। पिताजी बाजार से 4 किलो आम लाए हैं। अब ये वाक्य देखकर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वाक्य में आपको बताना है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, तो आराम से बता देंगे 4 किलो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसका विशेष्य क्या है, आम, क्योंकि आम की विशेषता बताई गई है, आम की मात्रा बताई गई है कि आम कितना है। आराम से पहचान लोगे। अगर मान लो हमने कहा कि वह दिन में 2 लीटर दूध पीता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य है दूध और विशेषण क्या हो जाएगा, 2 लीटर। कौन सा विशेषण हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। पहचानना बताओ आसान होगा कि नहीं होगा। गर्मी लग रही है ना, अब गर्मी लग रही है, देखो चला लो या तो फैन चला लो, नहीं तो इसे चला देते हैं। चलो देखो, तो बात समझ में आ गई। इसमें कहीं कोई ऐसा है जो अभी तक आपने सीखा उसमें कहीं आपको पहचानने में मुश्किल हो, आराम से पहचान सकते हैं। बस क्या है, आपको सीखना है, समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा निश्चित परिमाणवाचक। अब हम बात करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में लिखिए परिभाषा, जो विशेषण अपने विशेष्य की, जो विशेषण अपने विशेष्य की अनिश्चित मात्रा का, जो विशेषण अपने विशेष्य की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखो उदाहरण में, कुछ अधिक ज्यादा, कुछ अधिक ज्यादा, कम थोड़ा बहुत, कुछ ज्यादा कम थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ अधिक ज्यादा कम थोड़ा बहुत आदि। तो अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग करो इसमें, ठीक है। या इससे पहले भी आपको लग रहा होगा कि हमने थोड़ी देर पहले इन्हीं उदाहरणों को लिखा है अनिश्चित संख्यावाचक में, और फिर से आ गए अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अनिश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो कैसे पता चलेगा हम देखेंगे, वो हमें पता चलेगा विशेष्य से, ठीक है। जो विशेष्य हमारा जैसा होगा, तो वाक्य प्रयोग करें इसमें। लिखो जैसे हम लिखते हैं, इस नदी में अधिक पानी है, इस नदी में अधिक पानी है। दूसरा वाक्य लिखो, मेरा घर आपके घर से थोड़ी दूर है, मेरा घर आपके घर से थोड़ी दूर है। तो देखो इसमें जो ये अधिक और जो ये थोड़ी, ये कौन सा वाला हमारा विशेषण होगा, अनिश्चित। और अनिश्चित में कौन सा, परिमाणवाचक। हमें कैसे पता चलेगा परिमाणवाचक, हम इसके विशेष्य पर ध्यान देंगे। इस विशेष्य की क्या हम गिनती कर सकते हैं, नहीं, हम इसे नापते तोलते हैं। तो जिस विशेष्य को हम नापते तोलते हैं, तो उससे पहले जो अगर अनिश्चित विशेषण आया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे थोड़ी के बाद दूर है, ये इसका विशेष्य है। क्या हम दूर को 1 2 3 4 में गिनती करते हैं, नहीं, हम इसको मीटर में या किलोमीटर में नापते हैं। तो जिसे हम नापते तोलते हैं वो हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक। तो ये इससे पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कहानी सुनो, जो मैं आपसे कह रही थी, यहाँ के लिए है वो कहानी। कहानी क्या है, ऐसे समझो, कहानी ये है, अब ये कहानी आपके बारे में है। ये हो आप, देखो बढ़िया सा फोटो बनाऊंगी, ठीक ठीक है। तो अभी इतना समय नहीं है कि पूरा ड्राइंग करें हम यहाँ पे। तो ये है आप, ठीक है। और आपका नाम क्या है, यहाँ पे रख लेते हैं राजू। अजय, अजय नाम किसका है, चलो अजय ही रख लेते हैं, खुश हो जाएगा अजय। ये है अजय, ठीक है। तो ये अजय जब कक्षा में है, तो जब हम इसको कक्षा में लेके जा रहे हैं, तो ये कक्षा में क्या है, ये कक्षा में छात्र है, ठीक है। ये जब अजय ये अपनी माँ के पास चला जाता है घर में, तो माँ के लिए क्या हो जाता है, बेटा। फिर ये अपनी पत्नी के पास चला जाता है, तो पत्नी के पास ये क्या हो जाता है, पति। और ये अपने बच्चों के पास चला जाए तो ये पापा हो जाता है, मतलब पिताजी, ठीक है। और ये अजय यहाँ पे अब ये थाने में है, मतलब ये क्या है, ऐसा ही है, ठीक है, दरोगा बन गया है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये इतने सारे अलग अलग नाम हैं और ये सब कौन है, अजय ही है। ये पापा कब होता है, जब ये बच्चों में होता है। ये पति कब होता है, जब पत्नी के पास होता है, ठीक है। पत्नियों में नहीं, एक पत्नी है, ठीक है, बच्चे ज्यादा हो सकते हैं। बेटा कब होता है, जब माँ के पास होता है। और छात्र कब है, जब कक्षा में है। और दरोगा कब है, जब थाने में है, ठीक है। हाँ, अब हम पूछते तो क्या तुमको लग रहा है बच्चे हो गए अजय के, अभी बच्चे कहाँ हैं, ये तो बताया जा रहा है। इसमें भूतकाल भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। यही तो इनसे पूछा जाए, ट्रेनिंग होगी तो क्लास नहीं होगी। जब ट्रेनिंग होगी तो क्लास नहीं होती है क्या। ये देखो मेरी क्लास के छात्रों का मुद्दा ये नहीं है कि मैडम क्या समझा रही है, मुद्दा ये है कि ये दरोगा क्लास में कैसे आ गया। मतलब जो समझाना है वो तो नहीं सीखना है, सीखना कुछ और ही है। हाँ, इधर ध्यान दे लो जो समझा रही हूँ, ठीक है, नहीं तो सारा दरोगा ही पना निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो ये अजय है, इसके ये सब क्या है, इतने सारे रूप हैं। ये इसके इतने सारे रूप अलग अलग क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं, उसके स्थान या उसके पद के अनुसार।
ठीक है, जब वो कहीं पे अलग काम कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे उसका काम, जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारी, जैसे जैसे उसका पद बदल रहा है, वैसे वैसे उसका उससे रिलेशन बदल रहा है, नाम बदल रहा है। तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है। हम जो पढ़ रहे हैं पद अभी, ठीक है, हम जो पद पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इनका स्थान, जैसे जैसे इनका काम, जैसे जैसे इनकी चीजें बदलती जाती हैं, वैसे वैसे इनका नाम बदलता जाता है। जैसे हमने अभी बात किया कि शब्द हमारा अधिक या कम या ज्यादा आया, तो हमने एक बार इसको पढ़ा कि यह अनिश्चित संख्यावाचक है, और दोबारा में हमने इसको पढ़ा कि अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब सवाल हमारे सामने उठता है कि ये अनिश्चित संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है, दोनों जगह क्यों आ रहा है? तो हमने बताया कि अगर ये परिमाणवाचक के साथ आएगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा, और अगर इसका विशेष संख्यावाचक है तो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि दोनों में जो अनिश्चित है, दोनों में उदाहरण तो एक होंगे, लेकिन जैसे उसका पद बदलेगा, जैसे उसका काम बदलेगा, वैसे ही वो उसकी पहचान बदल जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे मान लो हम कुछ की बात करें, शब्द था, जैसे हमने कहा कि कुछ लोग खड़े हैं या कुछ गाय खड़ी हैं या हम कहें कुछ जानवर खड़े हैं, इस तरह से हमने बोला। तो अब क्योंकि लोग, गाय या जानवर हैं, इन सबकी हम संख्या गिन सकते हैं, तो ये किसमें आ जाएगा? संख्यावाचक के अनिश्चित में आ जाएगा। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि वाक्य में आप बताइए कि सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो क्योंकि आपने कुछ तो सर्वनाम में भी पढ़ा, तो वो क्या हो जाएगा? अब आप देखेंगे कि ये कुछ है तो इसका मतलब क्या है? ये अनिश्चित है, तो सर्वनाम का भी कौन सा भेद होगा? अनिश्चित सर्वनाम होगा। तो अब ये वहां पे क्या हो गया? अनिश्चित सर्वनाम हो गया। जब हम इसको विशेषण में लेके आ रहे हैं तब ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। लेकिन कभी स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि ये अनिश्चित रहे ही ना, इसको कुछ और नाम देना पड़ जाए। जैसे मान लीजिए, ये बात समझ में आ गई ना? अब मैं इसको मिटा के फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसमें। जैसे हमने ये शब्द लिया कुछ, ठीक है, अब हम इस कुछ के बारे में बात करेंगे। हमने वाक्य लिया, हम वाक्य लेते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिया था कि दीदी ने बाजार से कुछ मंगाया है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको ये कुछ रेखांकित करके दे दिया और आपसे पूछा गया कि यह कौन सा पद है, तो क्योंकि इस कुछ के बाद कोई संज्ञा पद नहीं है, तो इसका मतलब ये अकेले आया है। जब ये अकेले आया है तो ये अपने आप में कोई पद है। तो ये कौन सा पद है? हमें बताइए, सर्वनाम पद है। और सर्वनाम में कौन सा है? अनिश्चित। सर्वनाम हमने कैसे पहचाना? क्योंकि अगर हम इसको नाम दे दें इस कुछ की जगह, तो हम ये कह दें कि दीदी ने बाजार से अगर से, देखो, तो मैंने जो क्लास में बताया था ऑनलाइन वाले छात्रों को, जो लास्ट में मैं यहाँ पे लिख रही थी तभी बंद हो गया था। तो देखो ध्यान दो, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम कुछ शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो पहला मैंने वाक्य लिखा कि दीदी ने बाजार से कुछ मंगाया। तो यहाँ पे जो ये कुछ है, इस कुछ का मतलब क्या है? ये कौन सा पद है? मतलब हमें देखेंगे इसका ये पद कौन सा है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अकेला प्रयोग में आया है और इसके स्थान पर संज्ञा का प्रयोग हो सकता है। तो जिनके स्थान पर संज्ञा का प्रयोग होता है या संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम है और सर्वनाम में भी कौन सा है? अनिश्चित है। ठीक है, तो पहली बार हमारा जब इससे परिचय हुआ तो वो किसमें हुआ है? सर्वनाम में हुआ। ठीक, उसके बाद हमने दोबारा इस कुछ को कहाँ पे जाना है? इस कुछ को दोबारा हमने देखा विशेषण के अंदर, और विशेषण में कौन सा? अनिश्चितवाचक में। ठीक है, तो अनिश्चितवाचक में हमने देखा। अब यहाँ जैसे वाक्य लिया कि सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े हैं, तो सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े हैं, इस वाक्य में हम देखें तो ये जो कुछ है ये अनिश्चित है, और अनिश्चित में भी क्या है? संख्यावाचक है। हमें ये पता चल गई। अब हमने यहाँ पे जानवर लिया तो जानवर की हम गिनती कर सकते हैं, तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है? हमारा संख्यावाचक है। ठीक है, इसी क्रम में कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपसे पूछा जाए, इस तरह से आपसे ये हटा दिया जाए और एक प्रश्न दिया जाए ये कि सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े हैं, ऐसे आपसे पूछ लिया गया और इसको रेखांकित कर दिया गया और आपसे कहा गया कि ये कौन सा विशेषण है? ये पूछा गया कि कौन सा विशेषण है, और आपको ऑप्शन में दिया गया गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? संख्यावाचक क्यों लेंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, देखो, गुणवाचक, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान दीजिए, आपका यह आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें संख्यावाचक कैसे नहीं होगा? क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये संख्यावाचक कह रहा है, केवल निश्चित या अनिश्चित नहीं बात कही है। समझ गए ना? तो यहां हमें कैसे पता? कुछ से हमें संख्या का बोध हो रहा है क्या? कुछ से तो संख्या का बोध हो ही नहीं रहा, ये तो क्या है? अनिश्चितता को दिखा रहा है। तो ये किसके नजदीक पहुंच गया? अब ये कुछ हमारे लिए हो गया सर्वनाम, और ये वो सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पहले आ गया है, तो ये क्या दिखा रहा है? सार्वनामिक विशेषण बन गया। इस तरह से आपके 3 तरह के प्रश्न बन जाते हैं इनसे, जो हमारे अनिश्चित शब्द हैं। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में आपको बहुत सावधानी से उत्तर देना है। विशेषण में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत यही होती है किताबें आपको आपस में तुलना करके नहीं बताती। किताबें तो बात कर देंगी, पहले उन्होंने आपसे अनिश्चित सर्वनाम की बात कर दी, ठीक है, वो आपने वहां पढ़ लिया एक उदाहरण से, फिर उन्होंने आपको अनिश्चित संख्यावाचक पढ़ा दिया, उसके बाद उन्होंने आपको अनिश्चित परिमाणवाचक पढ़ा दिया, और फिर उसके बाद आपको सार्वनामिक पढ़ा दिया। अब इसमें आपस में नहीं बताया कि आपस में क्या संबंध है और आपस में कितना मिलते हैं और कहां पे एक दूसरे से ये नहीं हो कि ये हो जाएगा, ये नहीं हो कि ये हो जाएगा, या आपस में किताब नहीं बताती। किताब बोलती थोड़ी ना है, वो तो लिखा हुआ है। तो ये इसी वजह से हमारे छात्रों को परेशानी होती है। लेकिन एग्जामिनर जो है उसके तो हाथ में सब कुछ है, वो तो जैसे चाहे वैसे अपनी मनमर्जी से आपको नाप सकता है। समझ गए ना? तो अब ये आपके दिमाग में आएगा सवाल कि ये सार्वनामिक विशेषण कैसे हुआ। तो इसके लिए अब हम पढ़ेंगे अगला सार्वनामिक विशेषण, कि वो हमें समझना है कि आखिर सार्वनामिक विशेषण क्या है। ठीक है, तो उसे देखते हैं हम। चलो, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के कई सारे नाम हैं। इसको कुछ लोग संकेतवाचक विशेषण या निर्देशवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। लिखिए इसकी परिभाषा। देखो, जब किसी सर्वनाम चींटी का झुंड हो तो बहन जी कब क्या होगा? क्या जानना चाहते हो इसमें? हमें समझ में नहीं आया आपका प्रश्न। चलो देखो क्या लिख रहे हैं। जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप, जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर, किसी संज्ञा के पहले आकर, किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, उसके क्षेत्र को सीमित कर दे। अब ब्रैकेट में लिखो निश्चित कर दे,
निश्चित कर दे, ब्रैकेट बंद। उसे सुनो 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 क्या लिखा, उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, ठीक है, कॉमा लगा के वहां लिखो, तब वह सर्वनाम न कहलाकर, तब वह सर्वनाम न कहलाकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तब वह सर्वनाम न कहलाकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखो उदाहरण में लिखेंगे हम, यह गाय मीठा दूध देती है। हमारी परिभाषा ने कहा है कि जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप, तो मौलिक या यौगिक रूप आप समझते ही हैं, हमने सर्वनाम पढ़ा कि किसी भी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले, यानी जैसे संज्ञा है और संज्ञा के आगे आकर उसे क्या कर दे, सीमित कर दे। सीमित करने का मतलब होता है उसको निश्चित कर देना, ठीक है, उसको निश्चित कर दिया। तो जब उसे निश्चित कर देता है तो वो क्या कहलाता है, उस समय वो सर्वनाम न कहलाकर उस समय सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सार्वनामिक शब्द है इसमें सर्वनाम छिपा है। कैसे, जब हम लिखते हैं सर्वनाम, इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो इक प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द क्या बन जाता है, सार्वनामिक। तो ये वो विशेषण है जो सर्वनाम है, समझ गए। तो अब जितने भी सर्वनाम होते हैं अगर वो किसी संज्ञा से पहले आके लगते हैं तो सबसे पहले वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब मैंने जो आपकी कहानी बताई आपको कि आप जब क्लास में हो तो क्लास में क्या हो, छात्र हो, और जब आप अपने घर पे माँ के पास हो तो बेटे हो, ठीक है, बच्चों के पास हो तो पिता हो, अगर आप अपने थाने में हो तो आप दरोगा हो, लेकिन हर जगह तो आप ही हो ना। पर आपका जो बदल रहा है पद, वो किस वजह से बदल रहा है, स्थान से बदल रहा है, कार्य से बदल रहा है। तो ऐसे ही इन शब्दों का जो नाम बदल रहा है बार बार, वो इनके कार्य से बदल रहा है, इनके स्थान से बदल रहा है, इनकी उपयोगिता से बदल रहा है। जहां हम इनको जैसे मान रहे हैं वैसे इनका नाम बदलता जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो काम के अनुसार अब यहाँ पर देखो कि जैसे ये वाक्य है हमारा, इसमें यहाँ पे हमारी संज्ञा आई है और इस संज्ञा से पहले आया ये सर्वनाम, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि जैसे हम वाक्य बोल रहे हैं कि यह गाय मीठा दूध देती है, अगर हम इसके आगे से यह छिपा दें और हम देखें तो क्या हो जाएगा, गाय मीठा दूध देती है। भाव क्या जाता है, दुनिया की कोई भी गाय मीठा दूध देती है, लेकिन हमने इस गाय के आगे यह लगा दिया कि यह गाय मीठा दूध देती है, तो किसी एक गाय को निश्चित कर दिया इसमें। तो यही बात हमने कही, अब ये इस संज्ञा को क्या करने आया है, निश्चित करने आया है। तो ये वो सर्वनाम है जो इस संज्ञा को निश्चित करने आया। तो ये अब क्या विशेषण कहलाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, यानी वो सर्वनाम जो अब विशेषण के रूप में है, समझ गए। जब हम जाते हैं सर्वनाम में, तो सर्वनाम में यही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा भी यही होती है कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा को निश्चित करता है, तो बिल्कुल निश्चित करता है तो वो क्या हो जाता है, निश्चय, ठीक है। तो बिल्कुल ये ठीक ऐसे ही है जब हमने कहा कि ये एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पास क्या है, पति, और अपनी माँ के पास क्या है, बेटा। तो नाम तो क्या हो गए, दो अलग अलग हो गए। तो यानी जब ये सर्वनाम में होता है तो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, और जब इसका विशेषण पूछा जाता है तब ये क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। है तो ये एक ही, समझ गए ना। तो बस यहाँ पे इसके लिए अलग काम है और यहाँ पे इसके लिए अलग काम है, बस इतना ये चीज देखना है, ठीक है। और यहाँ पे तो अगर हम देखें इसका काम भी वही होता है, बस नाम बदल जाता है, हम उसको ध्यान में देखेंगे। काम उसका वही है, उसको क्या करना, निश्चित करना। बस ये जान लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि संज्ञा से पहले यानी इस स्थान पर होना किसे चाहिए था, विशेषण को होना चाहिए था, लेकिन उस स्थान पर आ गया सर्वनाम, तो अब उस सर्वनाम को विशेषण बना दिया। इसीलिए सारे सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं जब वे विशेषण के जैसा काम करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ऐसी इतनी बारीकी सी कड़ी होती है जो आपको समझ में नहीं आती। अब आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आता है, ये वाक्य है, इस वाक्य से आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएगा कि इस वाक्य में यह है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा, यह क्या है। आपको ऑप्शन अलग अलग तरीके से आएंगे। आसान ऑप्शन ये आएगा कि अगर आपसे ये कह दिया गया कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है और वापस इसमें 4 और रख दिए तो आराम से पहचान लेंगे। दूसरा आसान विकल्प होगा कि अगर आपको ये दे दिया कि इसमें यह क्या है और विशेषण में 4 विशेषण नाम लिख दिए कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, तो आसानी से पहचान लेंगे आप। जो टफ इसमें आता है वो क्या है, वो ये है कि आपसे पूछा जाता है कि यह क्या है, और आपसे पूछा जाएगा एक संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। अब इस विशेषण के स्थान पर कभी कभी ये सार्वनामिक विशेषण भी दे देता है, ठीक है। जब ये सार्वनामिक विशेषण दे देगा तब तो आप सीधा सीधा सार्वनामिक विशेषण लगाएंगे, लेकिन अगर ये विशेषण नहीं देता है, मतलब सार्वनामिक विशेषण नहीं देता, केवल विशेषण देता है, तब भी आपको इसका जो उत्तर है वो विशेषण ही लगाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर्वनाम लगा देंगे, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं है ये गलत है, लेकिन आपका जो एग्जाम में है ना वो गलत कर देगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऐसे आ जाए कभी भी इस तरह की स्थिति देके वाक्य कोई लिखा हो संज्ञा से पहले सर्वनाम दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जब ये 4 ऑप्शन हो कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, या विशेषण की जगह सार्वनामिक विशेषण, तो आपको उत्तर हर स्थिति में विशेषण ही चुनना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपके उत्तर दोनों सही है इस स्थिति में। आप चाहे तो इसे सर्वनाम कह सकते हैं, सर्वनाम कहेंगे तो निश्चयवाचक में चला जाएगा, अगर सर्वनाम नहीं कहते तो विशेषण कहेंगे तो सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। और आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न कभी भी आता है, अगर इसकी जगह कोई मान लो लिख दिया यहाँ पर क्रिया विशेषण, तो फिर आपका सीधा आपको पता ही है सर्वनाम होगा। अगर इसके साथ, हाँ तो बिल्कुल चाहे निश्चयवाचक हो या यहाँ पे दिया हो निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्वनाम के साथ निश्चयवाचक सर्वनाम हो और यहाँ विशेषण हो, तब भी आपको विशेषण नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आया है उसने वही लगाया, वो नहीं मानता। तो उससे पहले निश्चयवाचक नहीं बनाया, कैसे लग गया, तब कैसे लग गया। आप इतना समझ लो, समझ गए ना जो मैंने बताया, तो बस वो समझ लो। चलो ज्यादा दिमाग में लगाओ, कैसे हो जाएगा, तब निश्चयवाचक सर्वनाम बुरा मान जाएगा, कह देगा हम फालतू में लगे हुए हैं, मतलब हमारा कुछ औचित्य नहीं है, ठीक है। क्या फिर से बोलो। नहीं तब कैसे करेंगे, ये परिमाण में थोड़ी ना, गाय की मात्रा थोड़ी ना बता रहा है। परिमाण तो उसके लिए आएगा जो मात्रा जिसे नापा तोला जाएगा, गाय को थोड़ी ना आप नापेंगे तोलेंगे। नहीं, ऑप्शन के अनुसार ही आपको बताना है उसमें, वो तो आपको पता चलेगा कि कौन सा किस में पूछ रहा है, ठीक है। क्या कह दूं,
अरे परिमाण विशेषण, ये क्या गजब बात हुई। तो कैसे आएगा, या वो दोनों में से कोई एक होगा, या तो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, या तो वो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, दोनों में से किसी एक से होगा ना, विशेषण तो तभी बनेगा ना, समझ गए। चलो ये तो बहुत गजब बात करी, मतलब ये वाली चीज कही है कि मनुष्य में यहाँ पे कोई व्यक्ति मतलब खड़ा है, तो आप कहेंगे कि ना तो ये स्त्री होना चाहिए ना ये पुरुष, मतलब व्यक्ति का उदाहरण दो, ये वो बात है जो आप कह रहे हो। अरे परिभाषा ऐसे थोड़ी ना होता, परिभाषा में आप कुछ भी लिखो, चलो निश्चित लिख लो या अनिश्चित लिख लो। ऊपर वाली परिभाषा में नीचे के निश्चित और अनिश्चित दोनों आते हैं, ठीक है, हाँ ये दोनों आते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लो हमने कहा कि ये मानव है, और मानव में आप ये कहें कि मैम मानव का मुझे उदाहरण दो, पर ये जो जैसे आप उदाहरण दे रहे हो ना, ये स्त्री होना चाहिए ना ये पुरुष, क्योंकि हमने कहा मानव के दो जोड़े होते हैं, मतलब मानव के अंदर दो प्राणी है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, ठीक है। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैम ना तो स्त्री होनी चाहिए ना पुरुष, मानव का उदाहरण देना, मानव कौन है, ये बिल्कुल वैसी बात हो गई, समझ रहे ना। तो इस मानव के अंदर दोनों आ जाएंगे। तो ऐसे ही जो आप कह रहे हैं ना कि परिमाणवाचक का उदाहरण दे दो, ना निश्चित होना चाहिए ना अनिश्चित, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, या तो वो निश्चित होगा या तो वो अनिश्चित होगा, समझ गए। चलो तो यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको। यहाँ ये पूछा है कि अगर चींटी का झुंड हो तो वहां कौन सा विशेषण होगा। चींटी का झुंड, देखो अगर आप लिखेंगे इसको, आपने लिखा चींटी का झुंड, आप ऐसे लिख रहे हैं, तो इसमें विशेषण कहाँ है, विशेषण कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है। ये झुंड बताया जा रहा है किसका है, चींटी का, इस झुंड से चींटी का संबंध है, ये क्या दिखा रहा है, इसमें कहाँ कहीं पर भी किसी का विशेषण तो आया नहीं है, इसमें विशेषण कैसे, समझ गए ना। तो इस तरह से इसमें कोई विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे एक छात्र कह रहे हैं दूध तो मापा जाता है ना, तो क्या दिक्कत है, हमने कौन सा उसको गिनती करी है कि एक दूध तीन दूध, ऐसा थोड़ी नहीं किया, हम तो किलो में दिया है कि 2 लीटर या 3 लीटर। अच्छा ऐसा होगा वह दिन में 2 किलो दूध पीता है, वह दिन में 2 लीटर दूध पीता है, क्या होगा, लीटर होगा कि किलो होगा। अब हम ऐसे बोलते रहते हैं 2 किलो दूध ले आना, है ना, तो किलो नहीं होता, क्या होता है, लीटर होता है। इस बात को ध्यान देना, वाक्य शुद्धिकरण में आया था, तो इसे इस तरह की उस चीजों को ध्यान देना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद आता है हमारा विशेषण, तुलना के आधार पर विशेषण या विशेषण की अवस्थाएं। ध्यान दीजिएगा, इससे आपके प्रश्न जो है वो न के बराबर आते हैं, कभी कभार कोई प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो इसे भी हम थोड़ा पढ़ेंगे, अलग अलग परीक्षाओं के आधार पर होता है। जैसे मान लो डीएसएसबी की परीक्षाएं, तो उसमें यहाँ से आ जाता है, या और जैसे हरियाणा की कुछ परीक्षाएं जिसमें 15-20 नंबर का ही प्रश्न आता है, तो वहाँ यहाँ पे आ जाता है। यूपी की अगर परीक्षाओं की बात करें तो उसमें अभी तक ऐसा कोई प्रश्न यहाँ से आया नहीं, और बहुत हल्का सा है, जानना चाहिए आपको कि विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो इन्हें भी हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं या तुलना के आधार पर विशेषण। विशेषण 3 प्रकार की अवस्थाएं रखता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। सबसे पहले हम मूलावस्था या जिसे हम मूल अवस्था कहते हैं, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, अर्थात विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है, ठीक है। ध्यान देना, ये तुलना के आधार पर हम कर रहे हैं। जब किसी विशेषण के माध्यम से हम किसी चीज की तुलना करके बता रहे हैं, तो जब हम तुलना नहीं करते हैं और हम किसी की विशेषता बता रहे हैं डायरेक्ट ऐसे ही, तो वहां पर विशेषण की मूल अवस्था होती है कि अपनी मूल अवस्था में आया है। तो उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है, जैसे लिखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिखते हैं, लिखो राहुल अच्छा लड़का है, वाक्य प्रयोग करेंगे, राहुल अच्छा लड़का है। तुम्हारा घर सुंदर है। राहुल अच्छा लड़का है, तुम्हारा घर सुंदर है, इसमें यहाँ पर अच्छा ये विशेषण है और तुम्हारा घर सुंदर है ये विशेषण है। क्या किसी से तुलना हो रही है राहुल की, अपने आप बताया जा रहा है कि राहुल अच्छा है, ठीक है। तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था कहलाएगी, मूल अवस्था, ठीक है। तुम्हारा घर सुंदर है, इसमें कहीं कोई तुलना नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो ये सुंदर है ये क्या कहलाएगी, इसकी अवस्था मूल अवस्था कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे कोई तुलना ना हो वहां पर मूल अवस्था। इसके बाद उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है, इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, ठीक है। 2 वस्तुओं की या 2 व्यक्तियों की, 2 चीजों की तुलना आपस में की जाती है, अथवा इसमें 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की आपस में तुलना करके किसी एक को अधिक या न्यून बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करिए, इसमें लिखिए, वाक्य लिखेंगे हम, जैसे एक वाक्य लिखिए, अजय मोहन से अच्छा है। अजय मोहन से अच्छा है। दूसरा वाक्य लिखो, इन दोनों चोटियों में से, इन दोनों चोटियों में से वह चोटी उच्चतर है। इन दोनों चोटियों में से वह चोटी उच्चतर है। पहला वाक्य क्या लिखा हमने, अजय मोहन से अच्छा है। अब देखो यहाँ पे वाक्य के अंदर तुलना हो रही है, तो ये जो अच्छा है ये इसकी कौन सी होगी, उत्तरावस्था होगी, ठीक है। अब आपको वाक्य से पता चला, इसे वाक्य से ही हम पता करेंगे। इसके बाद दूसरी पंक्ति में हमने लिखा कि इन दोनों चोटियों में से यह चोटी उच्चतर है, तो यहाँ पे इन दोनों चोटियों की बात हो रही है, तो 2 चोटियों में से तुलना हो रही है और एक को उच्च बताया जा रहा है। ध्यान देना, कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो तीनों अवस्थाओं में एक जैसे रहेंगे, जैसे अच्छा, लेकिन कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं, कुछ विशेषण जो तीनों अवस्थाओं में बदल जाते हैं। उच्च जो शब्द है ये इसकी मूल अवस्था है, और उच्चतर ये इसकी उत्तरावस्था है, ठीक है। उत्तरावस्था में ध्यान रखना, पहचान का एक और तरीका होता है। एक तो आपको ऐसा मिल जाएगा 2 पंक्तियों के मतलब 2 चीजों के बीच में तुलना होती हुई मिलेगी, या फिर जब विशेषण लगा होता है तो उसमें तर लगा होता है। और ये सिर्फ आपको विशेषण की पहचान के लिए याद नहीं रखना, आपको याद रखना है वाक्य शुद्धिकरण से। यहाँ से जो प्रश्न आता है वो आता है वाक्य शुद्धिकरण का। आपसे ऐसे प्रश्न कर दे कि इन दोनों चोटियों में से यह चोटी उच्च है, ऐसे लिख दिया, और आपसे कहा कि बताइए वाक्य में क्या शुद्धि है। आप इसमें शुद्धि नहीं पता कर पाएंगे, आप बार बार पढ़ेंगे, आप कहेंगे इन दोनों चोटियों में से यह चोटी उच्च है, सही तो लिख रहा है, लेकिन गलती क्या है, उच्च नहीं उच्चतर, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, 2 में से तो इसकी कौन सी अवस्था होनी चाहिए, उत्तरावस्था होनी चाहिए। तो इसे ऐसे याद रखना, उत्तरा से तर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो तर ही आपको पहचानना होता है, समझ गए, इस तरह से याद रख लेना इसको। बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद तीसरा है हमारा उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था क्या कहती है, देखो, इनमें से
इनमें दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है अथवा सब में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तमावस्था कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पंक्ति के अंदर हमको कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जैसे सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे, सभी, सर्वोच्च। ये श्रेष्ठ काट दो, ये इसमें आ गया श्रेष्ठतम होगा, ठीक है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे वाक्य प्रयोग करो, हम लिख रहे हैं जैसे दीपू सब छात्रों में अच्छा है, दीपू सब छात्रों में अच्छा है। दीपू सब छात्रों में अच्छा है। दूसरा वाक्य लिखो, गोदान प्रेमचंद का, गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है, गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है। पहली पंक्ति क्या लिखी है आपने, दीपू सब छात्रों में अच्छा है। तो यहाँ पर जो अच्छा है ये इसकी क्या है, ये उत्तमा अवस्था है। अच्छा तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रह रहा है, ठीक है, लेकिन हम वाक्य से पहचान कर पा रहे हैं कि अब इसमें सब में से तुलना की गई है, तो सब में से तुलना की गई है तो इसकी उत्तमा अवस्था। लेकिन दूसरा वाक्य हमने लिखा कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है, तो उनके सारे उपन्यास में से सबसे बड़े अनोखी बात की गई, यानी सारे उपन्यास में से सबसे श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ में मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे, श्रेष्ठतम का। ध्यान रखना, उत्तमा तम यहाँ पे दिख रहा है ना, उत्तमा अवस्था में इसकी पहचान होती है, विशेषण में आपको तम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर उच्च शब्द दिया, ये इस विशेषण की मूलावस्था, ठीक है, ये इस विशेषण की उत्तरा अवस्था और ये इस विशेषण की उत्तमा अवस्था। ऐसे ही जैसे मान लो शब्द दे दिया आपको श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ और ये हो जाएगा श्रेष्ठतर और ये हो जाएगा श्रेष्ठतम। इस तरह से अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो कभी कभी इस तरह से भी आ जाते हैं। आपको ऐसे कोई भी शब्द लिख देगा और कहेगा कि विशेषण की कौन सी अवस्था है ये बताना है, तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। जब ऐसे ही लिखा है कुछ नहीं लगा तो वो क्या है, उसकी मूल अवस्था। जब तर लगा है तो तर से उत्तरा, ठीक है, और जब तम लगा है तो तम से उत्तमा। आसानी से पहचान लोगे। बताओ इसमें कहीं कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो कि कैसे पहचानेंगे। अब प्रश्न जो है वो 3-4 तरीके से आएंगे, या तो शब्द दे देगा उठा के पूछेगा कि विशेषण की कौन सी अवस्था है, या फिर वाक्य प्रयोग कर देगा, वाक्य प्रयोग करके आपसे बता देगा, ठीक है, या आपको वाक्य अशुद्ध करके, जैसे मान लो आपसे कहेगा कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान श्रेष्ठ उपन्यास है। अब आप ऐसे लिखेंगे, आप देखेंगे सब कुछ तो सही है, लेकिन आप देखेंगे कि उपन्यासों में से गोदान की बात हो रही है तो मतलब सब में से हो रही है, तो फिर वहां पे श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम लगाना होगा। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मान लो अगर वाक्य ऐसे रहे कि यह अस्पताल हमारे देश का उच्च अस्पताल है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उच्चतम, क्योंकि देश की बात हो गई तो मतलब देश के सभी अस्पतालों में से उसकी तुलना हो रही है, तो वहां पे उच्च न लगा के क्या होगा, उच्चतम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाक्य किस तरह से दिया है। तो यहाँ पे जो अवस्था वाला पॉइंट है ये आपका वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत ज्यादा पूछा जाता है, वहां पे आपको इसको फोकस करना है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो ऑनलाइन में हमारे छात्र जो लिखते हैं ना कि मैम फिर से समझा दीजिए, इन छात्रों की एक गंदी आदत है कि वो टाइपिंग करते रहते हैं, जब आपस में बात करते रहते हैं फिर कोई बात लगती है इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लग रहा है और क्या बताया मैडम ने, अरे मैम फिर से बता दीजिए, कोई बात नहीं बेटे फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने सारी चीज समझाई आराम से। तो अब आपको ये भी नहीं पता ना कि कहां से फिर से बताना है, तो आप फिर दोबारा देख लीजिएगा। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं, तो यहाँ पे हमारा ये विशेषण समाप्त हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि विशेष में क्या लिखा है कि केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक या परिमाणवाचक, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक में एक ही उदाहरण है, ठीक है। तो अनिश्चित विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं हो सकती हैं, अन्य किसी विशेषण की नहीं। तो हमें ये पता चल गया कि सार्वनामिक विशेषण में कोई तुलनात्मक हमें अवस्था देखने को नहीं मिलेगी। जो अवस्था में देखने को मिलेगी या तो अनिश्चित में देखने को मिलेगी या फिर गुणवाचक के कुछ शब्दों के अंदर, सारे शब्दों के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बात हमें पता चल गई। अब इसके बाद एक पॉइंट हमारा आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है इसे समझते हैं। प्रविशेषण कहता है जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखिए, जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा संजय बहुत अच्छा बेटा है, संजय बहुत अच्छा बेटा है। दूसरा वाक्य लिखो, तुम्हारा घोड़ा बहुत अधिक तेज दौड़ता है। लिख लिया। देखो संजय बहुत अच्छा बेटा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अच्छा किसके बारे में आया है, बेटा के बारे में। तो ये बेटा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहा है ये अच्छा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा विशेषण, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अब इस विशेषण की विशेषता बताई गई है, अच्छा भी कितना है, बहुत अच्छा, तो ये जो बहुत है यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा, इसी को हम कहेंगे प्रविशेषण। तुम्हारा घोड़ा बहुत अधिक तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ता है क्या है हमारी क्रिया, ये क्या है क्रिया। इस क्रिया की विशेषता बताई गई है, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण, इसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे जब हम अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। तेज भी कैसा दौड़ता है, अधिक, और अधिक में भी कैसा, बहुत अधिक। तो ये अधिक और जो बहुत है ये दोनों ही यहाँ पर क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्रविशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रविशेषण। बात समझ में आ गई। तो ये वे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें ऐसा किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो विशेषण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब आप लोग शब्दावली लेके आए होंगे, ठीक है। तो शब्दावली में जो ये आपकी शब्दावली है इसमें आपको पेज नंबर पेज संख्या है 123, 123 शब्दावली के अंदर, ठीक है। शब्दावली में
पेज नंबर 123 123 यहाँ पे दिया है विशेषण और विशेष्य, ठीक है। अभ्यास सेट 1 2 3 4 5 करके दिए हैं यहाँ पर। अब ये देखो, ये गुणवाचक अक्सर जो आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसमें आपको गुणवाचक विशेषण देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है और ये पेज संख्या 135 तक, अभ्यास सेट 26 तक दिए हैं। आप में से जो छात्र आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जैसे जिनको लगभग 10 प्रश्न आपके विशेषण से आते हैं आपकी परीक्षा में, पीटी में बात करें तो, और 10 ही आते हैं मेंस में, तो इसमें 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। ऐसे रहता है, मान लो आपसे पूछा जाएगा, जैसे पहला शब्द है अग्नि, तो अग्नि से विशेषण बना है अग्नि, तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि अग्नि से बना विशेषण निम्न में से क्या है, और उसको 4 तरीके से लिख कर दे देगा। इससे आपकी वो वर्तनी भी चेक कर लेगा और साथ ही साथ कि आप विशेषण बता पाते हैं या नहीं ये भी चेक कर लेगा। या फिर आपसे पूछेगा कि आग्नेय विशेषण निम्न में से किस शब्द से बना है, तो वो आपको संज्ञा पूछ लेगा। तो कहने का मतलब है कि इस विशेष्य का मतलब है ये संज्ञा और फिर इससे बना हुआ आगे विशेषण। तो ये जिनको आरओ एआरओ की परीक्षा देनी है ये उनको याद करना होता है। तो अब आपको इसमें अभ्यास करना है। जैसे मान लो शब्द आ गया किताब, तो किताब से विशेषण क्या होगा, तो किताबी, जैसे हम कहते हैं ना वह तो किताबी कीड़ा है बोलते हैं इसमें, तो किताब शब्द से क्या बना, किताबी उसका विशेषण बना। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे जिनसे ये शब्द बनते हैं। जैसे कपट शब्द होता है, तो कपट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम जब इसका विशेषण बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, कपटी बनाते हैं, तो कपटी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देकर आपको उसमें 4 शब्द विशेषण के दे दे और 1 शब्द संज्ञा का, और आपसे कहे कि इनमें से जो विशेषण नहीं है, तो वो जो लिस्ट आपको मिलेगी वो यहीं से मिलेगी। यही है वो लिस्ट जहां से आपको सीखना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अब इसके साथ तो इसे आपको याद करना है, ये शब्दावली का हिस्सा उन छात्रों के लिए है जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बाकी भी अगर आप कहते हैं कि 100 में से 100% हमारे नंबर आ जाए तो आपको पढ़ लेना चाहिए, वो जरूरी है ना। अब बात करते हैं इसके प्रश्न की। इसमें आप कुछ तरह ऐसे प्रश्न आते हैं, लगभग आप सारे प्रश्न को हल करने के योग्य तो हो गए। जैसे देखो प्रश्न दिया है धुंधला, धुंधला शब्द दिया है। धुंधला शब्द कौन सा विशेषण है ये पूछा गया है आपसे। इस शब्द में कौन सा विशेषण है, ऑप्शन में आपको दिया है संख्यावाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आपको ये बात पता है कि धुंधला शब्द जो है वो हमारा किसमें आता है, किसी के गुण को बता रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा गुणवाचक, ठीक है। तो हम आराम से हम ऐसे काट भी सकते हैं। सार्वनामिक मतलब ये सर्वनाम तो है नहीं, तो कट जाएगा सार्वनामिक। तो उसके बाद धुंधला कोई संख्या को बोध करा रहा है, नहीं, वो कट जाएगा। क्रम को बता रहा है क्या, नहीं, कट जाएगा, बच गया आपके पास, ठीक है। जब अगर मान लो पहली दृष्टि से ना समझ में आए तो क्रॉस विधि अपना दो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कौन सा शब्द विशेषण है, गुस्सा, खर्च, काला, चुपचाप। तो ऐसे शब्द जब आ जाएंगे तो ऐसे शब्दों को आप वाक्य प्रयोग करके भी पहचान कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं काला घोड़ा, तो काला घोड़ा, काला शब्द ने अपने पीछे कोई संज्ञा ले ली, तो जो शब्द अपने पीछे संज्ञा ले लेता है वही तो विशेषण होता है। तो इसमें पूछा है विशेषण शब्द, तो काला हो गया, ठीक है। अब गुस्सा तो नहीं हम कह सकते कि गुस्सा अपने पीछे कुछ ले रहा है, ठीक है। इसी तरह से खर्च या चुपचाप इनकी देखें तो इसी तरह से इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अब ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन दिया, तुमने अच्छा किया, जो आ गए, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा तुम घर जाओ, वह एक अच्छा आदमी है। तो अच्छा अच्छा चारों में आ रहा है, तो आपको कैसे खोजना है कि ये विशेषण है। जहां पर आपको देखना है अच्छा के बाद कोई संज्ञा नहीं है तो कट जाएगा, अच्छा के बाद कोई संज्ञा नहीं है कट जाएगा, अच्छा के बाद कोई संज्ञा नहीं है कट जाएगा, ठीक है। आ गया अच्छा के बाद आदमी, यही है हमारा विशेषण रूप, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे देखो दिया है निम्न में कौन सा आवृत्तिवाचक विशेषण है। अब आवृत्ति की बात करें तो आपको गुना पकड़ लेना है। जहां पे गुना दिया है यहाँ दिया है गुना, 1 हरा, 3 गुना, 5 गुना, बस यही हो गया आपका, ठीक है। जैसे दिया है चांदी खोटी सी लग रही है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण है, कौन सा है, तो खोटी सी गुण को दिखा रहा है, गुणवाचक है, ठीक है। इसी क्रम में एक प्रश्न आता है जो आपको करना है, इन सबको तो आप देखो। ये है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित वाक्य में काला छपा शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब ये परीक्षा में प्रश्न आया तो बहुत सारे बच्चों ने कहा प्रश्न ही गलत है। इसने ऐसे दिया था कि निम्न वाक्य में काला छपा शब्द विशेषण है, और नीचे ये तो मैंने ऊपर ही दे दिया, नीचे अगली लाइन से दिया था, ऐसे कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो दिमाग को लगाते हैं हमारे छात्र के, काला छपा, इसने काला शब्द बोला, काला शब्द तो है ही नहीं, प्रश्न ही गलत है। तो काला छपा का मतलब क्या है, बोल्ड, समझ रहे। काला छपा का क्या मतलब है, बोल्ड किया हुआ, इसलिए मैंने इसमें रेखांकित कर दिया है कि बाद में कभी ये कहें, समझ गए। तो यानी अब कभी कभी कोई दिमाग लगाता है काला शब्द तो इसमें आया ही नहीं है, तो इसलिए ध्यान देना है कि ये कुछ शब्द की बात कर रहा है। तो कुछ शब्द निम्न में से कौन सा भेद है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है कि अनिश्चित संख्यावाचक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं और यहाँ संख्यावाचक ना लिखा हो, केवल अनिश्चित लिखा हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर केवल एक भी दिया हुआ अनिश्चित ही दिया हुआ है, फिर चाहे वो परिमाणवाचक हो चाहे वो संख्यावाचक हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर लिखा होता कि अनिश्चित परिमाणवाचक और फिर अनिश्चित संख्यावाचक, तो फिर आप उसको क्रॉस करते, केस में देखते, बच्चे से मदद लेते कि बच्चे की तो संख्या काउंट की जाएगी, तो संख्यावाचक है तो संख्यावाचक रहता, आराम से कर लोगे। इसी तरह के प्रश्न आते हैं बदल बदल के, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक वाक्य है 21, एक प्रश्न, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, ये बताओ। इसमें 2 विशेष्य और 2 विशेषण हैं, 3 विशेष्य और 4 विशेषण हैं, या 2 विशेष्य और 4 विशेषण हैं, या 4 विशेष्य और 2 विशेषण हैं। इस तरह के प्रश्न, ये थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन हो जाता है। देखो कैसे पहचान करोगे, भले और महान, भले और महान किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, लोग की। तो एक संज्ञा यानी एक विशेष्य और 2 इसके क्या है, विशेषण, 2 विशेषण हो गए। अब आगे उचित और संयमित क्या करते हैं, व्यवहार, तो दूसरा विशेष्य ये हो गया, और उचित और संयमित 2 विशेषण ये हो गए। तो 2 विशेषण ये और 2 विशेषण ये, तो 4 हो गए। एक विशेष्य ये और दूसरा विशेष्य ये, तो 2 विशेष्य हो गए। क्यों, व्यवहार संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा है, समझ गए, भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा थोड़ी ना है, और क्या है। चलो देखो, तो 2 विशेष्य और 4 विशेषण हो गए। 2 विशेष्य 2 विशेषण कट जाएगा, 3 विशेष्य कट जाएगा, 2 विशेष्य और 4 विशेषण, यही उत्तर है, समझ गए। इस तरह से ऐसे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, यही आपको करने हैं इसमें। चलो दूसरा उत्तर बता दो मुझको एक, देखो जैसे दिया चारों भाई मथुरा गए थे, यहाँ चारों में कौन सा विशेषण है,
समूहवाचक आ जाएगा, 4 दिया है समुदायवाचक, ठीक है। 31 में बताइए, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण हैं? बताओ। इतनी देर लग रही है? समुद्री सांप, एक विशेषण और एक विशेष्य। सांप कौन सा? समुद्री, ठीक है। एक विशेषण एक विशेष्य हो गया। घातक परंतु कीमती, किसके बारे में कहा गया है? जहर के बारे में। जहर कैसा? कीमती। कैसा? घातक। 2 उसके विशेषण हो गए। तो यहाँ पर 2 विशेषण ये और एक विशेषण वो, तो विशेषण कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो विशेष्य है वो क्या हो गया? 2 विशेषण, 2 विशेष्य और 3 विशेषण। 2 विशेष्य और 2 विशेषण गलत हो गया, 3 विशेष्य गलत हो गया, 2 विशेष्य और 3 विशेषण, सी आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये विशेषण आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो किसकी होगी? क्रिया की।